अहमद शाह मसूद के पास में रशियन हेलीकॉप्टर्स होते थे। उनके हेलीकॉप्टर्स भी ऐसा कहा जाता है कि वो इंडियन इंजीनियर्स होते थे, इंडियन आर्म फोर्सेस से ही जुड़े हुए, जो उनको हेल्प करते थे। ये चाहते थे कि ये चीज़ मतलब हम डिनाई भी नहीं करेंगे, लेकिन हमको इसको बहुत ज़्यादा ओपन भी नहीं करना है कि हम ताजिकिस्तान में एक बेस बना रहे हैं। आईनी को अगर आप थियरी के हिसाब से देखें, तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती थी। लेकिन आईनी को उस तरह से हिंदुस्तान कभी इस्तेमाल नहीं कर पाया। चाइना का इंटरेस्ट ताजिकिस्तान में डेवलप होना क्या एक कारण था आईनी एयर बेस का जाना? जब मैं वखान कॉरिडोर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास है, तो चीन के पास भी तो है। चीन को डर लगता है जो मुस्लिम रेडिकल एलिमेंट्स हैं। पाकिस्तान का प्रॉब्लम है ना, उनको पत्थर मारेंगे तो वो स्ट्रेटेजिक थिंकर पे गिरता है। देखो, पाकिस्तान को फायदा तो है हाँ, इंडिया के इसमें। आईनी से बाहर जाने का, लेकिन पाकिस्तान के कहने से ये हो गया होगा, इसकी संभावना बहुत कम है। इंडिया से बेहतर डील हमेशा आपको चीन से चाइनीज मिलेगी। मिलेगी। क्यों? क्योंकि चीन के बटुए में पैसा हमसे ज्यादा है। ताजिकिस्तान के अंदर चाइनीज मिलिट्री प्रेजेंस भी है। डिक्लाइन कर देता है हर बार वो। आईनी के हाथ से जाने का कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। क्यों? वन, हमने आईनी को कभी उतना शिद्दत से यूज किया नहीं। चीन बहुत सारी चीजें यूएस से सीखता है। इंडिया के इतने ज्यादा मिलिट्री बेसिस क्यों नहीं है? ऑपरेशनल कॉस्ट रीजन? वन, आपके पास कितना ताकत है, कितना और पैसा है। दूसरा, आप अपनी ताकत को कितना प्रोजेक्ट करना चाहते हो। सोवियत एरा का एक एयरबेस जिस पर रिपोर्टेडली भारत ने $70 मिलियन खर्च किए थे, वही एयरबेस अब भारत के पास नहीं है। ये एयरबेस ताजिकिस्तान में था, जिसका नाम था आईनी एयरबेस। इस एयरबेस के लिए ताजिकिस्तान की सरकार ने भारत सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया है और अब इसे खाली भी करवा दिया गया है। ताजिकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसके आसपास पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और चाइना भी है। और ऐसी कंट्री में एक एयरबेस होना भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे की बात थी। क्यों इस एयरबेस को खाली करवाया गया और कितना ज़रूरी था ये एयरबेस, इस एयरबेस से जुड़े क्या-क्या किस्से हैं, वही सब आप आज हम फौजी के एपिसोड में जानेंगे। हेलो, मैं रिया हूँ और मेरे साथ है निखिल। हम फौजी के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो हेलो रिया। हेलो सर। तो हेलो निखिल। तो पहला सवाल तो यही है कि ताजिकिस्तान जी बहुत पुराना एयरबेस था ये, जी सोवियत समय का एयरबेस है और उसके बाद इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको पाना चाहा कि जी। यूएस ने भी कहा कि मेरा भी यस इंटरेस्ट है इसमें। यस। भारत की बात कहाँ से आई और भारत को कब इसकी ज़रूरत जो है वो महसूस हुई? देखिए, इसका जो ग्रेट गेम कहा जाता है अफगानिस्तान का, है ना, जिसमें एक के बाद एक सुपर पावर्स हारती गई, हुँ। तो उसका बड़ा क्लोज इससे संबंध है। हुआ क्या, आप जानते ही हैं कि अफगानिस्तान एक आज़ाद मुल्क था, और ब्रिटेन ने अपने इंटरेस्ट्स को देखते हुए उनके साथ में एक ट्रीटी की। ये डूरन लाइन वगैरह जिसको लेके अफगानिस्तान पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा है, ये सब उसी ज़माने में आया। तो अब जो नक्शा बना फिर फाइनली, उससे क्या हुआ कि अफगानिस्तान, अगर आप इंडिया का वो मैप देखें जो भारत के हिसाब से सही हुँ। है ना, कुछ तो इलाका हमारा कब्जे में चला गया, पीओके वगैरह, लेकिन हमारा जो सर्वे ऑफ इंडिया का मैप अगर आप निकालेंगे, तो आपको देखेगा इंडिया का जो एक मुकुट सा है लद्दाख में, है ना, उसके उसके पास एक तरफ तो पाकिस्तान है, हुँ। और एक छोटी सी ऐसी स्ट्रिप जाती हुँ। है ना, उसको हम कहते हैं वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर। तो वो अफगानिस्तान का हिस्सा है। तो आप टेक्निकली करेक्ट मैप्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो अफगानिस्तान की सीमा भारत से मिलती है ना। ऑन ग्राउंड अभी हम नहीं उसको एक्सेस कर पा रहे, लेकिन मिलती है। अगर आप वखान कॉरिडोर के थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, तो आपको ताजिकिस्तान नजर ताजिकिस्तान आएगा। दिखेगा। तो ये तो हुआ हमारा इमीडिएट नेबरहुड। हुँ। अब सीन ये हुआ कि जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में इंटरेस्ट लिया, है ना, तो सोवियत सोवियत संघ के ज़माने में ये जितने भी स्थान्स हैं आपके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, जिनको हम कहते हैं ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, है ना, तुर्कमेनिस्तान, हुँ। तो ये वो कुछ देश थे जहाँ पे जो कल्चरली मतलब यूएसएसआर को अपने करीब लगते थे, भले उनका रिलीजन मतलब वहाँ पे मुस्लिम बसते थे, है ना। तो वो अलग अलग ट्राइब्स और बहुत ही थिनली पॉपुलेटेड एरियाज है, बहुत सपाट मैदान है या फिर पहाड़ी है, ठंडा इलाका है। तो यूएसएसआर का जब ज़माना था, तो ये स्टांस सोवियत संघ के अंदर ही थे, और यही वो देश थे, मतलब ज़्यादातर कंट्रीज जो यूएसएसआर से अलग भी हुई, है ना। तो वो लोग तो बोलते थे, बर्लिन वॉल वगैरह जब गिर रही थी, जब वो गोर्बाचेव प्रोस्ट्राइका वगैरह लेके आए, तो उनका था कि नहीं नहीं,
हमको अलग होना है ना। पूरा ईस्ट यूरोप आप देख लीजिए, यूक्रेन आप ले लीजिए, इनका था कि नहीं अब हम अलग होंगे। जो स्टांस थे ना, ये एक्चुअली रहना चाहते थे सोवियत संघ के साथ में, क्योंकि इनको मॉस्को से बहुत हेल्प मिलती थी, क्योंकि इन देशों के पास अपने रिसोर्सेज बड़े कम हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए, कोई अटैक ही कर दे, तो बिना मॉस्को की मदद के इनके लिए उसको झेलना बहुत बड़ा मुश्किल था। ये चाहते थे कि उसमें रहें, तो इसीलिए जब यूएसएसआर ख़त्म भी हो गया, तो ये जो स्तान्स थे आपके, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना, उज़्बेकिस्तान, इन सब से रशिया के और पहले सोवियत संघ के संबंध बहुत अच्छे रहे। तो ये है एक मैंने बताया कि ताजिकिस्तान हिंदुस्तान से कितना करीब है अगर आप नक्शे की तरह से देखें, और दूसरी बात हमने आपको बताई कि सोवियत संघ का या फिर बाद में रूस का ताजिकिस्तान से या पाकिस्तान से क्या संबंध रहा। अब इसमें आप आ जाइए, जब रूस ने जब सोवियत संघ ने हमला किया अफगानिस्तान पे 79 में, तो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि उनको अफगानिस्तान आकर लड़ना था, रूस ऊपर है, तो उन्होंने फिर ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जो उनको अफगानिस्तान के पास पड़ने वाले स्पॉट्स थे, वहाँ पे उन्होंने एयर बेसिस बनाए। तो उसी हिसाब से फिर वहाँ पे एक ताजिकिस्तान अफगानिस्तान के, मैंने अभी आपको बताया, वखान कॉरिडोर से तो ताजिकिस्तान लगा ही हुआ है। और अगर आप ताजिकिस्तान को मैप पे, उस पर आप आइनी, फारखोर, इन जगहों को देखेंगे, तो ये अफगान बॉर्डर के 150 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर इस तरह की इनकी दूरी है। और जो कैपिटल है ताजिकिस्तान की, दुशानबे, वहां से आईनी बड़ा पास में, एक गांव का नाम है 15 किलोमीटर दूर वेस्ट में, आईनी नाम का एक गांव है। तो उन्होंने एक वहां पे उस टाइम पे उसको कहते थे गिसार मिलिट्री एरोड्रोम, जीएमए। तो उन्होंने, सोवियत यूनियन ने इसको अपने ज़रूरतों के लिए बनाया था। जब सोवियत इन्वेजन हुआ अफगानिस्तान में, तो ये जो जीएमए था आपका, या जो फारखोर में उनके पास में हेलीपैड्स वगैरह थे, या जो रीजन में और उनके एयर बेसेस थे, उसको सोवियत संघ यूज़ करता था। लेकिन फिर वो अल्टीमेटली क्या हुआ आप जानते हैं, कि लड़ाई सोवियत संघ नहीं जीत पाया उसको, और सोवियत संघ को वेकेट करना पड़ा। तो जब सोवियत कैंपेन अफगानिस्तान से वापस लौटा, तो फिर इन एयर बेसेस को भी छोड़ दिया गया, क्योंकि एज सच उनकी कोई बहुत तगड़ी यूटिलिटी मिलिट्री के लिए नहीं थी, उन्होंने एक फैसिलिटी बना के रखी थी। तो जब इंडिया ने फाइनली इंटरेस्ट लिया, तब ये चाहे फारखोर में जो मतलब हेलीपैड्स थे, या बाद में आईनी में तो पूरा एयरबेस ही बनाया गया, तब ये बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे। जर्जर मैंने सुना है कि पूरा रेनोवेट करवाया उसे। आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट उसको दोबारा बनाया है। मतलब आपने 70 मिलियन बताया, मुझे कुछ जगह 40 मिलियन भी दिखा, कुछ जगह मुझे ये भी दिखा कि $100 मिलियन इंडिया ने खर्च किए। और ये हम बात कर रहे हैं 2002, 5, 6, ये जो पीरियड था जब ये सारी बातचीत चल रही थी कि हमको आईनी में एक बेस बनाना है, और उसमें इतना तक पैसा खर्च होगा, तो इंडिया ने बहुत पैसा खर्च किया। अब इंडिया का इंटरेस्ट ताजिकिस्तान में कैसे आया? एक बात तो मैप की वजह से, कि वखान कॉरिडोर के जस्ट पास ताजिकिस्तान पड़ता है, तो हमारी, अब क्योंकि पाकिस्तान हमको अफगानिस्तान का एक्सेस देता नहीं है, उन्होंने पीओके पे कब्जा किया हुआ है, तो हमारा जो लैंड बॉर्डर है विद अफगानिस्तान, हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। वेस्टवर्ड हमको कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब हम मिलिट्री इंटरेस्ट से करें या कमर्शियल ट्रेड इंटरेस्ट से हम करें, हम वेस्ट में कुछ कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। तो फिर इंडिया ना रास्ते ढूंढता है, तो इसलिए हमने ईरान के साथ में चाबहार किया, और ताजिकिस्तान से भी दोस्ती बढ़ाने का ये संबंध था कि आपको एक अफगानिस्तान का एक्सेस मिल जाएगा वहाँ से, और फिर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी रहती है कि क्योंकि पाकिस्तान वेस्ट में हमको देखने नहीं देता है या हमको बहुत बिजी रखता है, तो क्या हम पाकिस्तान को किसी दूसरे तरीके से आउट मनूवर कर सकते हैं। तो ये एक थॉट प्रोसेस हमेशा से रहा। मटेरियलाइज कब हुआ? 1990s के आसपास, जब आप ये देख रहे हो कि सोवियत इन्वेजन फेल कर गया, सोवियत फौज वहाँ से वापस चली गई, और तालिबान एक पहले क्लियर हो गया कि ये जो वहाँ पे गृह युद्ध हुआ अफगानिस्तान में, उसको तालिबान जीता, और फिर काबुल पर उनका कब्जा हुआ। ऑलमोस्ट उस टाइम के अराउंड हिंदुस्तान ने क्या चुना, इंडिया आइडियोलॉजिकली भी और दूसरे लेवल्स पे भी तालिबान को लेके बहुत कंफर्टेबल नहीं था। जैसे आज हम तालिबान से बात कर रहे हैं, है ना, उनके फॉरेन मिनिस्टर आते हैं तो हमने प्रोटोकॉल भी दिया, हमारे फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं, है ना, तीसरे देशों में जाकर के मतलब जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी बात की है। हम धीरे धीरे तालिबान के साथ संबंध फॉर्मलाइज कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे नहीं था। इंडिया ने पिक किया कि जो नॉर्दर्न अलायंस है अहमद शाह मसूद का, है ना, जो बाय एथनिसिटी ही वाज अ ताजिक, है ना, ताजिक ट्राइब से आते थे वो, और वैसे ही ताजिकिस्तान है तो अफगानिस्तान में पड़ता है, पर अहमद शाह मसूद वो भी एक वॉरलॉर्ड थे जो उस गृह युद्ध में थे अफगानिस्तान के।
तो इंडिया ने अहमद शाह मसूद को हेल्प किया। अहमद शाह मसूद बाय द वे एक जब सोवियत इन्वेजन हुआ था उस टाइम पे भी मतलब वो नर्म थे यूएसएसआर को लेके। इंडिया के साथ तो उनके बड़े संबंध रहे अच्छे। तो इनको हेल्प करने के लिए अहमद शाह मसूद, आप मैप पे अगर देखोगे अगेन, तो जो ताजिकिस्तान से लगा इलाका है पंशीर वैली, वहीं पे ताजिक ट्राइब बसती है और अहमद शाह मसूद का गढ़ भी वही था और उसके ऊपर था ताजिकिस्तान। तो इंडिया ने फिर इन सारी चीज़ों को देखते हुए मिड 1990s में ताजिकिस्तान में बात करना शुरू की कि ये जो फारखौर है, फारखौर आप अफगान बॉर्डर से कुछ 100-150 किलोमीटर ही होगा, करीब है। तो उन्होंने कहा कि हम इस फैसिलिटी को यूज़ करना चाहते हैं। तो पहले वहाँ पे इंटेलिजेंस एसेट्स ही गए, है ना, आरएनएडब्ल्यू के कुछ लोग वहाँ पे गए और ये सब एक ट्राइपार्टीट समझौते के थ्रू हो रहा था। एक तरफ रशिया है, रशिया के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ताजिकिस्तान आज भी मतलब उसका सिक्योरिटी गारंटर एक तरह से रूस है ना, जैसे इंडिया जिस तरह से भूटान का ध्यान रखता है ना, कुछ हद तक नेपाल का ध्यान रखता है, उस तरह से ताजिकिस्तान का, दुशानबे का ध्यान मॉस्को रखता है। तो एक समझ पैदा हुई कि इंडियन एसेट्स कुछ वहाँ डिप्लॉय किए जाएंगे फारखौर में और एक फील्ड हॉस्पिटल रखा गया वहाँ। स्टिल वो कहते हैं कि वो हॉस्पिटल अभी भी ऑपरेट हो रहा है, उसका मतलब उसका नेचर चेंज हो गया, मैं वो भी हाँ। कहानी आपको बताता हूँ। तो फारखौर में एक फील्ड हॉस्पिटल रखा उन्होंने और कुछ 150 हमारे ट्रूप्स थे जो मेडिकल कोर के थे, आर्मी मेडिकल कोर के, उनको वहाँ पे रखा गया और फिर धीरे धीरे उस आउटपोस्ट को इंडिया ने बिल्ड किया। हमारे कुछ इंटेलिजेंस एसेट्स थे, तो इंटेलिजेंस एसेट्स क्या करते थे, एक तो हमारा ताजिक लोगों से मतलब कांटेक्ट रहता था। अहमद शाह मसूद के साथ हम जो भी हमारे प्लान्स थे अफगानिस्तान में, हम भी इंटरेस्टेड पार्टी थे, जो ग्रेट गेम चल रहा था उसमें उसका ध्यान रखते थे। जो नॉर्दर्न अलायंस के जो लोग थे, ये लड़ते थे तालिबान से या जो बाकी वारलॉर्ड्स थे, तो जब ये चोटिल हो जाते थे तो इनको मेडिकल एड देते थे। और जैसे जैसे ये संबंध बिल्ड हुआ, हमको अफगानिस्तान के अंदर चल क्या रहा है उस चीज़ के बारे में जानकारी वहाँ से मिलने लगी। तो फारखौर में बहुत लंबे टाइम तक ये काम स्मूथली चला। 2001 में 9/11 यानी कि 11 सितंबर को हमला हुआ है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। उसके 2 दिन पहले 9 सितंबर को एक हमला हुआ था, टेररिस्ट अटैक था वो भी, जिसमें अहमद शाह मसूद को एक ऐसे, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं इधर, अयान है, हम दो यहाँ बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी इंटरव्यू होना था अहमद शाह मसूद का और कैमरे में बॉम्ब लगा के उनको मार दिया। असैसिनेशन का उनका अटेम्प्ट हुआ। तो उनको अहमद शाह मसूद को भी एयरलिफ्ट करके फारखौर ही ले जाया गया था और फारखौर में इंडियन डॉक्टर्स ने ही अहमद शाह मसूद का इलाज किया। लेकिन मसूद को, क्योंकि वो बिल्कुल कैमरे के सामने थे, उन्हीं का इंटरव्यू हो रहा था, तो इसलिए वो रिवाइव नहीं कर पाए। मसूद की डेथ इंडियन डॉक्टर्स के केयर में ही, मतलब उन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाए। तो ये सारी चीज़ें फारखौर में चली। लेकिन फिर 9/11 जब हो गया तो 9/11 के बाद में तो फिर यूएस यूएस का ही वहाँ पे आया इंटरफेरेंस। और यूएस ने शुरू में कुछ इंटरेस्ट दिखाया कि वो वाया ताजिकिस्तान करेंगे, लेकिन फिर बाद में उनकी मुशर्रफ से यहाँ बात हो गई तो फिर उन्होंने वाया पाकिस्तान अपनी सप्लाईज वहाँ पे दी। अच्छा, 9/11 के कुछ पहले एक और चीज़ होती है, कारगिल की लड़ाई होती है हिंदुस्तान में 1999 में। तो 1999 में हमको ये लगता है, जब कारगिल रिव्यू कमेटी बैठी के सुब्रमण्यम के नेतृत्व में, हम उसका पहले भी बात कर चुके हैं, उसकी फाइंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ये कही जो हम पहले भी बता चुके हैं कि साइलोज में फोर्सेस काम करती थी। उन्होंने एक और चीज़ पर ध्यान दिलाया कि इंटेलिजेंस बहुत पुअर है, या जो इंटेलिजेंस जिस तरह से हम गैदर करते हैं उसको हम प्रोसेस नहीं कर पाते। तो इंटेलिजेंस गैदरिंग के मकसद से भी उन्होंने कहा कि इंडिया को आइज एंड ईयर्स जिसको बोलते हैं, है ना, उस चीज़ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तब फिर एक कल्पना पैदा हुई कि जो फारखौर जैसा एक्सपेरिमेंट जो है उस पर हमको ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए। हमको भी विदेशों में अपने एसेट्स को डिप्लॉय करना चाहिए, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो हमारी कोवर्ट सर्विसेज के हों। और मतलब हमें उतना शाय नहीं रहना चाहिए इन सारी चीज़ों के को लेकर के। हमें कॉन्फिडेंस के साथ में दूसरे देशों से बात करनी चाहिए, जहाँ-जहाँ हम डील स्ट्राइक करते हैं, वहाँ-वहाँ इसको फ़ील्ड करना चाहिए। तो यहाँ से फिर एक और उनके दिमाग में आया कि जिस तरह से हमने फारखौर में एक संबंध स्थापित किया, एक हॉस्पिटल लगाया, एक वहाँ पे, और फारखौर में पहले अहमद शाह मसूद के पास में रशियन हेलीकॉप्टर्स होते थे, सोवियत हेलीकॉप्टर्स होते थे। अब ये तो वारलॉर्ड है, इनके पास तो कोई मैकेनिक नहीं है, तो उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? तो उनके हेलीकॉप्टर्स भी, ऐसा कहा जाता है कि वो इंडियन इंजीनियर्स होते थे, इंडियन आर्म फोर्सेस से ही जुड़े हुए, जो उनको हेल्प करते थे, लॉजिस्टिक सपोर्ट देते थे। तो उनके उनके हेलीकॉप्टर्स का मेंटेनेंस भी फारखौर में होता था बड़े लंबे टाइम तक के। लेकिन फिर मसूद का कत्ल हो गया तो उसके साथ में फिर फारखौर की कहानी ऑलमोस्ट कंक्लूड हो जाती है। बाद में जब यूएस ने हमला भी कर दिया
अफगानिस्तान के ऊपर, तो फिर फारखोर का जो हमारा फील्ड मिलिट्री हॉस्पिटल था, तो ऐसा कहा कि इन्होंने बंद कर दिया। फिर बाद में एक 50 बेड का दूसरा हॉस्पिटल बनाया, वो मैं बताता हूँ कहाँ पे है, मैंने अपने नोट्स में लिखा ही था। हाँ, कि कहते कि अभी भी वो चलता है यस, वो हॉस्पिटल। चलता है, कुरगान टिप्पा। फिर फाइनली जब यूएस ने हमला कर ही दिया अफगानिस्तान के ऊपर, तो फिर वो जो फील्ड हॉस्पिटल था वहाँ पे फारखोर में, उसको बंद किया गया, ऐसा कहा जाता है। और फिर 50 बेड का एक दूसरा हॉस्पिटल हमने ताजिक मिलिट्री के लिए खोला था, उसको कहते हैं कुरगान टिप्पा। इस शहर में 50 बेड का वो हॉस्पिटल है। अब ये फारखोर बहुत सा, मैंने इसीलिए फारखोर पे इतना टाइम स्पेंड किया ताकि आपको दो चीज़ें हमारे दर्शकों को पता चले कि वन, हमारा इंटरेस्ट क्या है ताजिकिस्तान एक फॉरेन सॉइल पे मिलिट्री बेस बनाने में, और दूसरा, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं फारखोर को आईनी आईनी के के साथ साथ में। दो अलग-अलग। ये दो अलग अलग जगह हैं। आईनी दुशानबे जो कैपिटल है ताजिकिस्तान की, उसके बिल्कुल बगल में है, 15 किलोमीटर्स, कह ही सकते हो कि शहर में ही है। और फारखोर दूर है, 150-200 किलोमीटर दूर होगा वो दुशानबे से, और ज़्यादा पास है अफगान बॉर्डर के। तो ये फारखोर की कहानी है। तो फारखोर के एक्सपीरियंस ने हमको बताया कि एसेट्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं, उसके कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, और हमको एक फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस के बारे में सोचना चाहिए। कारगिल रिव्यू कमेटी जब आती है, वो भी अपने रिपोर्ट में लिख देती है कि आपको अपने लिसनिंग पोस्ट्स और बढ़ाने चाहिए, आपको इंटेलिजेंस गैदरिंग पर और काम करना चाहिए। तो ये आपके पास लेसन है कि फारखोर जैसी चीज़ें काम करती, कारगिल रिव्यू कमेटी ने लिख दिया। तो जब 9/11 का हमला हो ही गया और अफगानिस्तान में एकदम एक फ्लक्स का टाइम आया कि अब देखो क्या होगा, तालिबान रवाना होगा, यूएस वहाँ किस तरह से इंटरेस्ट लेता है, कौन कैसी गवर्नमेंट आती है, तो इंडिया को लगा कि हम थोड़ा सा और वार्म अप हो सकते हैं अफगानिस्तान को लेकर के, है ना, हम अपने स्टेक्स बढ़ा सकते हैं वहाँ पे। तो एक लक्ष्य तो ये था, और दूसरा हमारे दिमाग में ये बात भी थी कि हमको पाकिस्तान को आउट मनूवर करना है। तो उन्होंने कहा कि तो तब ये जो मतलब डिफेंस प्लानर्स थे न्यू दिल्ली में, उनके दिमाग में आया कि हमको ताजिकिस्तान में एक फुल मिलिट्री बेस के बारे में सोचना चाहिए। जैसे फारखोर में एक हमारा टेक्निकल मिशन की तरह था, कुछ हमारे आरएनएडब्ल्यू के लोग हैं, कुछ एयरफोर्स के लोग हैं। हमने फिर एक मिलिट्री बेस, प्रॉपर एक मिलिट्री बेस जो होता है, उसके बारे में सोचा, और तब फिर ये जो आपका गिसार मिलिट्री एरोड्रोम है, जीएमए, इसके बारे में सोचा गया कि अब ये किसी काम का नहीं है ना, रनवे उसका डैमेज था, वहाँ पे कोई मॉडर्न कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स नहीं थे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं थी। तो फिर इंडिया ने ताजिकिस्तान से बात शुरू की, और 2002 के आसपास से बातचीत कंक्लूड हुई। तो आईनी गांव के पास, क्योंकि ये एयरबेस है जीएमए जो किसार मिलिट्री एरोड्रोम है, इसीलिए उसका नाम पड़ा आईनी एयरबेस। और जब ताजिकिस्तान के साथ बात हुई थी, तो वो 20 साल का उनका हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट। समझौता था, है ना, कि 20-22 साल का, कि उतने समय तक करके उसका इस्तेमाल होगा। तो फिर इंडिया ने वहाँ पे सारे इन्वेस्टमेंट्स किए अपने, वहाँ पे एक 3,200 मीटर लंबा रनवे बनाया गया। बीआरओ के वर्कर्स, मैंने सुना वहां जाकर वो बनाए हैं पूरे जो स्ट्रिप है। हाँ, तो मतलब इसमें ना ये हुआ ये कि ऐसा, अब जैसे मुझे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी जिक्र मिला कि पहले एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को एंगेज किया गया था, लेकिन उस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने काम पूरा नहीं किया, और फिर वो मामला लिटिगेशन में चला गया। और इंडिया इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट, मतलब पब्लिक नहीं करना चाहते थे। ये चाहते थे कि ये चीज़, मतलब हम डिनाई भी नहीं करेंगे, लेकिन हमको इसको बहुत ज़्यादा ओपन भी नहीं करना है कि हम ताजिकिस्तान में एक बेस बना रहे हैं। तो रिपोर्ट छपती थी, लेकिन गवर्नमेंट इसको बहुत कूद-कूद के काम नहीं करती थी। तो फिर उन्होंने ये किया कि फिर उन्होंने बीआरओ के लोगों को वहाँ पे भेजा, और एक टाइम पे कहते हैं कि 200 इंडियन इंजीनियर्स और वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे। तो उन्होंने वो पूरा रनवे बनाया, दोबारा से 3,200 मीटर लंबा, ताकि जो बड़े एयरक्राफ्ट्स हैं आपके फिक्स विंग, वो वहाँ पे उतर सकें, है ना। जो आप फारखोर में जो सारी सुविधाएं थी वो हेलीकॉप्टर्स को लेके थी, यहाँ इनका था कि फिक्स विंग एयरक्राफ्ट और बड़े एयरक्राफ्ट हम उतारेंगे। फिर उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल, हैंगर्स, है ना, लॉजिस्टिक्स के लिए जो बाकी चीज़ें चाहिए, रिफ्यूलिंग वगैरह, ये सारी फैसिलिटीज़ उन्होंने वहाँ पे बनाई। और 2005 में आई गेस उसका फिर उद्घाटन हुआ, और फॉर्मली वहाँ पे ताजिक एयरफोर्स के साथ में इंडियन एयरफोर्स ने उसको ऑपरेट करना शुरू किया। और उस टाइम पे ग्रुप कैप्टन होते थे बीएस धनोआ, वो उसके पहले बेस कमांडर थे। तो ये एक मतलब ट्रिविया है, सू जो 30 बाद भी में जाकर के चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी बने, सू चीफ 30 भी मार्शल डिप्लॉय हुए थे वहां पर। बाद में जाके। सू 30 का एक छोटा डिटैचमेंट वहाँ पे रखा गया था। देखिए, आईनी है ताजिकिस्तान में, और ताजिकिस्तान जा करके बहुत बहुत बड़ा नंबर नहीं है ऐसे लोगों का जिन्होंने जाके उसको विजिट किया हो या वही। सारी चीज़ें देखी हो।
तो जो लोग गए हैं उन्होंने ये बताया है कि हाँ, हमने कुछ हेलीकॉप्टर्स वहाँ पे देखे हैं, है ना? सू-30 के डिटैचमेंट के बारे में बाद में इंडिया ने अलग-अलग सोर्सेज़ से बात कन्फर्म भी हुई कि हमारा एक छोटा डिटैचमेंट वहाँ पे सू-30 का रहा है। और हम लोग ने ताजिक फोर्स को बहुत ज़्यादा ट्रेन करने में भी मदद की है। मैंने ये भी पढ़ा। देखिए, होता क्या है ना, आप अगर इंडिया के आप अगर पूछोगे इंटरनेट पे एक सर्च करोगे कि इंडिया के फॉरेन बेसेस कहाँ पे हैं, तो वो आपको क्या अब टेक्निकली आप देखेंगे तो ताजिकिस्तान में ही थे, है ना? हुँ। पहले फारकोट था, फिर उसके बाद आईनी था। लेकिन अगर आप गूगल करोगे तो आपको फिर एक लंबी लिस्ट मिलती है। आपको नेपाल का एक एयरबेस का नाम आएगा, भूटान का नाम उसमें आ जाएगा, है ना? कोई मॉरिशस का मॉरिशस भी। में आ जाएगा, हाँ, हाँ। तो ये सारे नाम कहाँ से आते हैं? बहुत सारे ट्रेनिंग मिशंस रन करते हैं। जैसे भूटान के अंदर जो इंडिया की मिलिट्री प्रेजेंस है, वो ट्रेनिंग मिशन है। हुँ। इंडिया ऐसा कहता है ना? हमारे ट्रूप्स भी वहाँ पे हैं और कुछ होता है, डोकलाम जैसी स्थितियाँ होती हैं तो मोबिलाइज़ भी करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कहती यही है कि ये एक ट्रेनिंग मिशन है। तो जो ताजिकिस्तान में भी जो इंडियन एसेट्स थे, उनके बारे में भी इसी तरह बात होती थी कि ये ट्रेनिंग मिशंस हैं या ये बायलैटरल एक्सरसाइज़ेज़ या उस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन एक फॉरेन बेस की तरह तो फॉरेन मिलिट्री बेस की तरह तो आईनी एयरबेस काम करता था। मैंने आईनी के बारे में जब मैं पढ़ भी रही थी, हुँ। उसके बारे में बहुत ज़्यादा पब्लिश नहीं हुआ है। हुँ। 2002 से लेकर 2021 में रणधीर जायसवाल ने जब जो है जी। एमईए के हुँ। स्पोक्सपर्सन उन्होंने जब ट्वीट किया कि हमने इवैक्यूएशन किया हुँ, है हुँ, इंडियंस का काबुल से, फिर हुँ, सी-130 ने इधर से ही ताजिकिस्तान से जो है हुँ, लोगों को वहाँ से हुँ। इवैक्यूएट किया। तब जाके लोगों की प्रेज़ेंस में आया कि हाँ, ताजिकिस्तान में भी हमारा कोई एयरबेस है। या ये मतलब वही क्लोज़ डोर्स वाली बात ही थी तब तक। देखिए, वो एक बहुत वो एक सोशल मीडिया पे आ गया, लेकिन ऐसा नहीं कि आईनी के बारे में बात होती थी, लेकिन उतनी मैं ये कह रहा हूँ हुँ। कि जैसे अगर आप 2002 में, 4 में, 6 में जब ये बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे थे, अगर तब की मीडिया रिपोर्ट्स देखेंगे तो आपको कहीं न कहीं ज़िक्र मिलता जाएगा। लेकिन अब जैसे आप इसको वैसे लीजिए जैसे इंडिया के पास में स्ट्रैटेजिक एसेट्स जो हैं, जैसे आईएनएस अरिहंत है या अरिघात है। अरिहंत जब हमने लॉन्च की थी तब एक प्रेस रिलीज़ डाल दी गई थी, लेकिन अरिघात को लेके इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है या हुँ। नेवी है या गवर्नमेंट है, वो ये भी नहीं बोलते कि हमारे पास वो सबमरीन नहीं है, लेकिन वो उस चीज़ के बारे में बहुत बात नहीं करते हैं। मैं उस तरफ हिंट कर रहा था। आईनी को लेके गवर्नमेंट का एटीट्यूड जनरली उस तरह का रहा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई जाता नहीं था। 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे गए, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो गए थे लेकिन उस विज़िट को पब्लिसाइज़ पब्लिसाइज़ नहीं नहीं किया किया गया। गया, हुँ। है ना? 2018 में प्रेज़िडेंट रामनाथ कोविंद वहाँ पे गए थे और तब उन्होंने तो वहाँ पे ताजिक सरकार के साथ में कुछ डिप्लोमैटिक मतलब कार्यक्रमों का वो हिस्सा भी बने थे। ये भी कहा जाता है कि ए.के. एंटनी जो रक्षा मंत्री थे यूपीए में, उन्होंने भी विज़िट किया था। तो ये सारे मतलब ये अगर इतने लोग वहाँ पे गए हैं तो इंडियन एसेट्स को स्वीकारा भी गया है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि उसकी उसको डिस्कस कम किया जाता था। अब हमारे पास ये एयरबेस है नहीं है। हुँ, तो हुँ। कितना ज़्यादा मैटर करता था, ताजिकिस्तान की लोकेशन आपने बताई, बट ये एयरबेस कितना ज़्यादा मैटर करता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इंडिया के लिए? देखिए, आप अगर 2 चीज़ें हैं, एक है थ्योरी, एक है रियलिटी। अगर आप हुँ। थ्योरी के हिसाब से देखेंगे, तो पहले तो मैं ये भी एक चीज़ जो मुझे शायद शुरू में ही कहनी चाहिए थी कि 2022 में ही ऐसा बताया जा रहा है कि वो इसको खाली कॉन्ट्रैक्ट हुँ। मतलब हमारा एक्सपायर कर गया था, ताजिकिस्तान के साथ में आईनी को ऑपरेट करने का। लेकिन वो तुरंत एक बार में नहीं वेकेट किया जाता है, कुछ समय लगता है और अभी की मीडिया रिपोर्ट्स ये हैं कि फॉर्मली तो चलिए क्योंकि वो हमारी मियाद पूरी हो गई 2002 हुँ। से लेके 2022 तक की, लेकिन कुछ मिलिट्री प्रेज़ेंस अभी भी है। ऐसा हो सकता है कि कोई ट्रेनिंग मिशन के नाम पे कुछ प्रेज़ेंस ट्रू प्रेज़ेंस हमारी वहाँ पे हो एयर फ़ोर्स की, लेकिन हमारे स्क्वाड्रन्स वहाँ पे नहीं हैं, हुँ। है ना? या हमारे बहुत ज़्यादा हेवी एसेट्स वहाँ पे अब डिप्लॉयड नहीं है, ये कहा जा सकता है। पहली चीज़। तो अब जो डिस्कस हुआ है वो ये है कि जितनी प्रेज़ेंस 2022 के बाद बची होगी वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होती गई होगी। इसीलिए इसका डिस्कशन एक बार फिर से उठा है कि आईनी से इंडिया बाहर आ गया, बाहर आ गया, बाहर आ गया। हम 2022 से ही बाहर आ रहे हैं। अब जो आपने सवाल पूछा कि ये लॉस कितना बड़ा है या कितना ये है। आईनी को अगर आप थ्योरी के हिसाब से देखें तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती थी, है ना? कि इंडिया फाइनली ऐसा लगा कि जैसे यूएस हैं या बड़े ताकतवर मुल्क हैं, ब्रिटेन है, चीन है, जैसे ये ओवरसीज़ मिलिट्री बेसेस रखते हैं अपनी पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए। तो इंडिया भी एक एस्पिरेशनल पावर थी, 21वीं सदी शुरू हो रही थी, इंडिया के पास उस तरह के कुछ पैसा हम कमा रहे थे, है ना? हुँ। वो ऐसा लग रहा था कि भारत कहीं जा रहा है। तो उस हिसाब से और जो इंडिया को जो खतरा है पाकिस्तान से, चीन से,
उस हिस्सा और भारत का जो इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, उस लॉजिक से आईनी जैसा इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है ना? कि आपने एक सरकार के साथ में आपने बातचीत की, उनको मनाया और एक म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट आपने अचीव किया और आपने एक बेस खोल लिया वहाँ पे और आपके कुछ एयरफोर्स के एसेट्स हैं। और टेक्निकली ये चीज़ वर्क भी करेगी थियरी में। कैसे? कि अगर मान के चलिए पाकिस्तान के साथ में आपकी लड़ाई होती है। अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अगर लड़ाई होती और पाकिस्तान ने बड़ी तैयारी कर रखी होगी, तो पाकिस्तान के जितने भी एसेट्स हैं, रडार्स उनके हो गए, उनकी मिसाइल्स हो गई, है ना? या जो उनके बेसिस जिस तरह से पोजीशन किए गए हैं, उनका ओरिएंटेशन टुवर्ड्स ईस्ट है। लेकिन ताजिकिस्तान नॉर्थ और वेस्ट वेस्ट की की तरफ साइड। से एक एक्सेस देता है। तो अगर आईनी जैसा आपके पास में बेस है या फारखोर जैसा कोई लिसनिंग पोस्ट है, तो पाकिस्तान को आप एक ऐसे डायरेक्शन से हिट कर सकते हो जहां उसका आर्मर उतना मजबूत नहीं है। तो ये इसीलिए मैंने कहा था कि थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन आईनी को उस तरह से हिंदुस्तान कभी इस्तेमाल नहीं कर पाया। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी। सिंदूर तो इस साल हुआ है और 2022 से ही हम वापस आ हाँ। रहे थे। तो और बाद में तो फिर लोगों ने जिन्होंने पता किया उन्होंने भी यही बताया कि हमने आईनी को सिंदूर में यूज संभवतः नहीं किया। सिंदूर को लेके तो अभी मुझे लगता है 10-12 साल हमें लगेंगे, जब एक पूरी ग्रैनुलर डिटेल बाहर आने में बहुत टाइम है। लेकिन थोड़ी छूट लेके ये कहा जा सकता है कि संभवतः आईनी का इस्तेमाल नहीं हुआ था या फारखोर जैसी फैसिलिटीज का इस्तेमाल उनको हिट इंडियन सॉइल से ही किया गया था। अच्छा, अब इसके पीछे ना बहुत सारी रिपोर्ट्स मैं देख रही हूँ कि हम्म ताजिकिस्तान से आईनी एयरबेस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ कि चाइना का इंटरफेरेंस था या हम्म प्रेशर था। अब ताजिकिस्तान बहुत गरीब देश है, मतलब हम्म उनकी हम्म सोर्स ऑफ इनकम उतना नहीं है। हम्म चाइना इकोनॉमिक साइड देखता है हर हम्म नेशन की। अब वो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है उनके साथ। हम्म इन इन टर्म्स ऑफ गोल्ड माइनिंग जी। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट उसने कर रखी है। तो चाइना का इंटरेस्ट ताजिकिस्तान में डेवलप होना क्या एक कारण था आईनी एयर बेस का जाना? उनका मैं देता हूँ जवाब इस चीज़ का। एक 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 बात मैं जोड़ना चाहता था आपके पिछले सवाल के जवाब में कि कितना बड़ा लॉस है ना? तो मैंने आधा मैंने बता दिया था कि कितना थ्योरी में कितना अच्छा लगता है। एक्चुअल का प्रॉब्लम क्या था? जैसे हमने बताया कि सुखोई 30 MKI का एक डिटैचमेंट हमने वहाँ पे पोजीशन किया था। इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको इंडियन एयरफोर्स इतने स्ट्रेस में है ना? पर्सनल है हमारे पास में, लोग हैं, लेकिन इक्विपमेंट कम है ना? बनाने की दिक्कत है, इंपोर्ट की दिक्कत है, तो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ इंडिया के लिए ही कम है। तो उसमें से भी एक डिटैचमेंट बाहर रखना, वो एक चुनौतीपूर्ण चीज़ होती थी। और दिक्कत ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइटर्स की है, हमको रिफ्यूलर्स की दिक्कत भी है, हमको स्ट्रेटेजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट्स की दिक्कत भी है, सब कुछ कम ही है। तो वो एक कारण रहा कि हम कितना एसेट बाहर रखें। दूसरी दिक्कत ये आई कि आईनी में जब हम थे, तब उस चीज़ को लेकर के, जैसे एक इंडिया और ताजिकिस्तान को अगर छोड़ दीजिए, अगर इनके बीच में कोई म्यूचुअल बेनिफिट है, पूरे जो रीजन है उसमें कोई खुश नहीं था, ये तो है है। ना? तो अब जैसे अफगानिस्तान तो चलो क्योंकि इंडियन एड आती है ना? और उनको लगता था कि चलो एक ताजिक बॉर्डर पे भी एक हमारे दोस्त का एक बेस है। जब तक के मतलब अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी रही या यूएस समर्थित सरकार रही, तब तक कि उन्होंने उनको भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन पाकिस्तान नर्वस, चीन नर्वस, क्योंकि जैसे जब मैं वखान कॉरिडोर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास है, तो चीन के पास भी तो है। वो एक पूरी मतलब स्ट्रिप जो उस है वो। वहाँ पे बहुत सारे क्या नाम, वहाँ पे ये 3-4 जो देश हैं, उनकी सीमाएं बहुत करीब करीब आपस में मिलती हैं। तो चाइना कभी आईनी जिस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को लेके कभी वो बहुत कंफर्टेबल नहीं रहा। उन्होंने हमेशा उसको शक की नज़र से देखा। उनको लगा जैसे इंडिया सोच रहा है अफगानिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, लेकिन चीन ने हमेशा उसे लिया कि दिस इज अबाउट अस। वो उस चीज़ को लेके कंफर्टेबल नहीं थे। कुछ ऑथर्स ने ये भी लिखा है कि रूस भी, जिसकी ब्लेसिंग के साथ में आईनी में इंडियन इन्वेस्टमेंट हुआ, इंडियन डेवलपमेंट हुआ, वो भी कभी बहुत कंफर्टेबल नहीं रहे। सीन क्या है, ये जो सेंट्रल एशिया के देश है ना, मंगोलिया, ये स्तान्स, रूस ऊपर है, चाइना हो गया, तो इनका अपना रीजनल कोऑपरेशन है ना? इनकी अपने सिक्योरिटी रिस्क्स हैं। जैसे चीन को डर लगता है जो मुस्लिम रेडिकल एलिमेंट्स हैं, है ना? जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ उनके एम्बेसीज पे हमले भी हुए हैं। तो वो उनके दिमाग में वो डर रहता है, तो वो उस इलाके वो उस जगह पे सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं सारी चीज़ें, है ना? हमारा कंट्रोल यहाँ पे रहना चाहिए। और रूस और चीन दोनों आईनी जैसे एक्सपेरिमेंट्स को कहते हैं कि ये नॉन रीजनल एक पावर आकर के यहाँ पे बैठी है ना? जैसे हम इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये साउथ ईस्ट एशिया है ना? एक रीजन है।
है ना, हम एक देश नहीं है लेकिन हम एक रीजन को तो करते ही हैं, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी कल्चर की मिल जाएगी, चाहे किसी का धर्म अलग हो। वैसे ये जो सेंट्रल एशियन जो दुनिया है ना, जो ऊंचे पठारी मैदान है, उनका भी अपना एक कल्चर है, तो वहाँ इंडिया को एक नॉन रीजनल प्लेयर की तरह देखा जाता था। तो इसीलिए कोई बहुत कंफर्टेबल नहीं रहा, न चीन रहा न रूस रहा। अब क्यों बाहर निकाला है उसका एग्जैक्ट कारण तो मैंने आपको बताया कि एक तो 2022 में ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। खत्म हुआ। अब कोई पूछने को ये पूछ सकता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था तो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा लेते, रिन्यू है ना, के फिर लिए। से कुछ बात कर लेते। तो ऐसे सुनने को आता है कि मतलब इस बात आईनी में इंडियन प्रेजेंस को बरकरार रखने के लिए सरकार ने कोशिश की, है ना, सरकार ने उनको कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर किया, है ना, कि हम आपके इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं, स्कूल्स हॉस्पिटल्स वगैरह। सिक्योरिटी कोलैबोरेशन में कुछ इन्वेस्टमेंट की बात हुई कि कुछ और जॉइंट बेसिस पर हम काम कर लेते हैं। बाद में जब ऐसा लगा कि इन मतलब ये जो छोटी चीज़ें होती हैं, है ना, क्योंकि कजाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, कम पॉपुलेशन का, तो इंडिया के लिए ईजी है ऑब्लाइज करना पैसे से या इन्वेस्टमेंट से। फिर जब नहीं हो रहा था तो फिर उन्होंने कहा कि चलो सिक्योरिटी कोऑपरेशन में हम कुछ जेट्स आपको दे देंगे, है ना, कुछ हेलीकॉप्टर्स हम आपको दे देंगे, है ना, जो हमारे पुराने हो रहे हैं, या और उनको फिर Su-30 भी ऑफर किया गया कि नासिक में HAL में जो हम बनाते हैं उसमें उसमें से हम कुछ आपको जेट्स दे देंगे, चाहे वो इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट पे ले लीजिए या तो आप खरीद लीजिए। पर उन्होंने ज्यादा फायदा चुना। उस चीज़ को उन्होंने बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो उनको एक बहुत अच्छे ऑफर की तरह साउंड नहीं किया, और उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि ताजिकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो अकेले ताजिकिस्तान देखता है ऐसा नहीं है। रशिया वहाँ मतलब वहाँ का सिक्योरिटी गारंटर दुशानबे का मॉस्को है ना, तो इसलिए तो ताजिक एयरफोर्स है, लेकिन ताजिकिस्तान में आप देखेंगे जो एयर पेट्रोल्स हैं वो रशियन एयरफोर्स के भी चलते हैं, ठीक। बहुत सारे सोल्जर्स हैं, मैंने सुना 7-8 हजार वहाँ पे। एक डिवीजन पूरा रूस का ताजिकिस्तान में तैनात है, तो अभी मोटराइज्ड राइफल डिवीजन। तो उनका तो ये तो जो जो उनका जो सिक्योरिटी कोलैबोरेशन है उनका मॉस्को के साथ में अच्छा चल रहा है ना, तो ये आप उस तरह से देख सकते हैं कि अगर आपके पास में एक बहुत ही अच्छा दोस्त ऑलरेडी है जो आपकी बहुत मदद कर रहा है, तो मैं आपकी दोस्ती को फिर थोड़ा सा कम करके आंकूंगा, क्योंकि जो उनका सिक्योरिटी कॉपरेशन है बढ़िया चल रहा है। दूसरा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जैसे मैं देख रहा था पाकिस्तान में कुछ लोगों ने इस चीज़ को बड़ा एंजॉय करने की कोशिश, पाकिस्तान का प्रॉब्लम है ना, उनको पत्थर मारेंगे तो वो स्ट्रेटेजिक थिंकर पे गिरता है। तो जैसे उस लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तानी प्रेशर में और चीन के प्रेशर में और यूएस के प्रेशर में और रूस के प्रेशर में उन्होंने पाकिस्तान का नाम ऐड कर दिया और इंडिया को आईनी छोड़ के जाना पड़ा, और ये पाकिस्तान तो पाकिस्तान के लिए दूर दूर बड़ी तक एग्जिस्टेंस में नहीं होगा कि और कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक देखो पाकिस्तान को फायदा तो है हाँ, इंडिया के इसमें। आईनी से बाहर जाने का, लेकिन पाकिस्तान के कहने से ये हो गया होगा इसकी संभावना बहुत कम है ना, तो उनको बस इसका बेनिफिट है। तो सिक्योरिटी पे मैं बात कर रहा था रूस वाला एंगल पे। दूसरा, अगर आप इकोनॉमिक कोऑपरेशन के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया से बेहतर डील हमेशा आपको चीन से मिलेगी। चाइना से मिलेगी। क्यों? क्योंकि चीन के बटुए में पैसा हमसे ज़्यादा है, तो उन्होंने जो उनको फिर उन वो ज़्यादा कंटेजियस बॉर्डर वो शेयर करते हैं, है ना। हम तो एक बहुत छोटी स्ट्रिप वखान कॉरिडोर के ऊपर वाला इलाका है, हमारी सीधी बॉर्डर ताजिकिस्तान के साथ में नहीं, लेकिन चीन की बड़ी बॉर्डर है, तो उनके इंटरेस्ट ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के। और एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी वियर्ड है, ना ताजिकिस्तान ना मॉस्को ना चाइना, ये तीनों मानते नहीं है, लेकिन ताजिकिस्तान के अंदर चाइनीज़ मिलिट्री प्रेजेंस भी है। डिक्लाइन कर देता है हर बार वो ये बात। हाँ, तो चीन के ट्रूप्स ताजिकिस्तान में हैं, कुछ इलाकों में वो पेट्रोल भी करते हैं, और प्राइमरी वो बताते हैं कि उनका, आप देखिए जो वेस्टर्न चाइना है, जो जिनजियांग वाला इलाका है, जिनजियांग। वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है, उइगर पॉपुलेशन, तो उस उनको लेकर के चीन इल्ज़ाम लगाता है उनके ऊपर कि ये इनके अंदर रेडिकल एलिमेंट्स हैं, यहाँ टेरर आउटफिट्स हैं। शायद वो कि आपके आसपास बहुत सारी सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी जब वो हाँ, तो पनपना शुरू हो चाइना जाए को ऐसा लगता है कि क्योंकि अगेन मतलब उइघर्स और तजीक्स में डिफरेंस है एथनिसिटी का, बट दे आर मुस्लिम्स। तो चीन की एक वहाँ एक थॉट है कि मतलब वो खरबूजे को देख के खरबूजा लाल नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो इसलिए भी वो लोग उनका ये मानना है कि अगर हम ताजिकिस्तान में या जो बाकी स्तान्स में हम इन्वेस्टेड रहेंगे, चाहे सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, चाहे इकोनॉमिक हित के पर्सपेक्टिव से, तो हमारा जो उइगर पॉपुलेशन है उसको हमको कम डरना पड़ेगा, है ना, बहुत कि ये डीप कल को कुछ करें। आइडियोलॉजी लेकर चलता है, मतलब कि वो बहुत सोच, देखिए चाइना कम्युनिटी एक के हिसाब से सोचने के हिसाब से, मतलब आप अगर मुझसे पूछें, चीन एक सीरियस मुल्क है ना। आप हम राजदूत में भी करते हैं, तो जितने हम एक्शंस देखते हैं, तो मैं मतलब
ऐसा नहीं है कि चाइना में सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन कम प्रिविलेज चीज़ें आती दिखती हैं आपको। बहुत सोच विचार के डीप थॉट के साथ में वो कोई भी काम करते हैं। तो आईनी से रवानगी का एक कारण हो सकता है चीन, जो एक बड़ा रीज़न मुझे लगता है। और अब एग्जैक्ट क्या रीज़न था, इसमें यूएस इंटरेस्ट क्या थे, उसमें रशियन इंटरेस्ट क्या थे, है ना, ये मुझे लगता है कि कुछ समय बाद सामने आएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आईनी में अगर हमारी प्रेजेंस नहीं होगी, है ना, इन क्लोजिंग में ये कहना चाहता हूँ, तो हमारे इंटरेस्ट पूरे, देखिए एक बेस आपके पास में था, आज नहीं है, तो वो तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि नहीं अच्छा नहीं हुआ, है ना, या हमारा एक फुट होल्ड था उस एरिया में, उस देश के साथ एक क्लोज संबंध था, वो अब नहीं रहा। तो उस तरह से लेने वाले ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अब इंडिया की अफगान पॉलिसी या पाकिस्तान को आउट मनूवर करने को लेकर के, या जो उस लाइन ऑफ थॉट पे आगे जाएंगे, तो आईनी के हाथ से जाने का कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। क्यों? वन, हमने आईनी को कभी उतना शिद्दत से यूज़ किया नहीं, है ना, एज एफ हम कोई बहुत डे टू डे मिशन वहाँ से उड़ा रहे होते, वो कोई किया बड़ा वो कभी ऑपरेशन भी कोई वहाँ एक 2021 में जब वही तालिबान आया, तब हमने आईनी को यूज़ किया था ज़रूर। तो उसमें ये होता था कि जो बड़े प्लेन्स थे वो तो आ जाते थे, लेकिन जैसे ये C-130 वगैरह हाँ हैं, ये काबुल से उड़ के पहले वहाँ जाते थे, आईनी जाते थे, और आईनी से फिर हिंदुस्तान आते थे। फिर हमने जो एयर इंडिया के जो सिविलियन एयरक्राफ्ट थे, हम भेजना नहीं चाहते थे अफगानिस्तान के आसमान में, क्योंकि वहाँ कौन क्या फायर कर रहा है आपको पता नहीं है। तो इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया के भी जो क्या नाम वो थे सिविलियन एयरक्राफ्ट थे, वो भी आईनी में वेट करते थे, और मिलिट्री एयरक्राफ्ट से आईनी तक के उनको लाके रखा जाता था। या कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे जब यूएस एम्बेसी, जब माफ़ कीजिए, इंडियन एम्बेसी को जब वेकेट करना था, तो इंडिया एक C-17 भेजना चाहता था इंडियन एयरफोर्स का, कि पूरा स्टाफ एक बार में इसमें आ जाएगा। काबुल के एम्बेसी को वेकेट करना था, लेकिन उस टाइम पे काबुल के एयरपोर्ट पे जगह नहीं थी। तो फिर इन्होंने कहा, पूछा कि क्या करें, तो फिर दिल्ली में रखने के बजाय या हिंडन में रखने के बजाय इंडिया ने अपना एक C-17 आईनी में रखा था, कि जैसे ही अप्रूवल आएगा, है ना, अमेरिका से कि आप काबुल आ जाइए, तो हम पास से फ्लाई करके जल्दी जाके जल्दी आना है, क्योंकि वो टाइम क्रिटिकल था। उसमें हमने आईनी को इस्तेमाल किया। इसके अलावा हमने बहुत उसको यूटिलाइज किया हो, या बहुत हमने उसको दोहा हो, ऐसा नहीं हुआ कभी। तो आप बहुत कुछ कर भी नहीं रहे थे जो आप अब नहीं करेंगे, वन। दूसरा ये है कि जिस ज़माने में हमने फारखोर और आईनी जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए, तब काबुल में जो फोर्सेस थी उनको लेकर के, मतलब वो बहुत फ्रेंडली नहीं थी, है ना, मैं तालिबान की बात कर रहा हूँ। आज 2025 की जो रियलिटी है, उसमें इंडिया तालिबान को दूसरी नज़र से देखता है। आज इंडिया का, चाहे वो सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो इंडिया की सरकार हो, उन्होंने वो इस नतीजे पे पहुंच गए हैं, इन देयर ब्रेन्स, इन देयर माइंड्स, सॉरी, कि अफगानिस्तान में कैसी सरकार होना चाहिए, ये अफगान लोगों का हेडेक है ना, ये वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की पॉलिटी डिसाइड करेगी। जो भी गवर्नमेंट में होगा, है ना, उसके साथ हम कांटेक्ट रखें और अफगानिस्तान में इंडियन इंटरेस्ट को बूस्ट करें, हमारा काम वो है। तो अब वहाँ डेमोक्रेसी है, हम डेमोक्रेसी के साथ काम कर लेंगे। अगर वहाँ पे तालिबान है, तो हम तालिबान के साथ काम कर लेंगे। कल को कोई और आता है, हम उसके साथ काम, भाई अब म्यांमार में आप देखिए, इतने टाइम से मिलिट्री रूल है, हुंता, जो इंडिया की डेमोक्रेसी का तो 180 डिग्री है वो। लेकिन क्या हम म्यांमार से बात नहीं करते हैं? क्या हमारे म्यांमार से संबंध नहीं है? बढ़िया संबंध है। इंडियन आर्मी म्यांमार में जाके ऑपरेशंस करती है। जब यहाँ से मिलिटेंट्स नॉर्थ ईस्ट के भाग के म्यांमार जाते हैं, हमको हुंटा से बड़ा सपोर्ट मिला। तो अब सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट का ये गेम है कि अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन तालिबान है, कौन क्या जो है। जैसा उससे वैसे ही डील। एक रियलिस्ट पॉलिटिक्स का ध्यान रखें कि अफगानिस्तान का पावर इनके हाथ में है, इनसे बात कर लो। तो अभी आमिर मुत्तकी आए, तो हमने उनको होस्ट कर लिया। तो अगर पाकिस्तान को का जो वो, अगर पाकिस्तान को स्ट्रेस देने वाले लॉजिक पे हम जाएं, तो वो तो हम ऐसे भी दे सकते हैं, है ना। पाकिस्तान बोल भी रहा है कि अभी जो उनकी सीज फायर नहीं हो रही है अफगान तालिबान के साथ इंडिया में, प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि दिस इज इंडियाज डूइंग, हाँ। कि तालिबान बैठ नहीं रहा है जाकर के, जबकि डूरन लाइन पे क्या होता है, उससे इंडिया को, ठीक है, एक घुमा करके फायदा है, लेकिन इंडिया का कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि अफगानिस्तान और तालिबान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चले। इंडिया फायदा किस चीज में ढूंढता है? कि अफगानिस्तान में कुछ प्रॉस्पेरिटी हो, कट्टरपन थोड़ा सा कम हो। तो इंडिया की जो कम्युनिटीज़ हैं, हमारा पीपल टू पीपल कनेक्ट अफगानिस्तान के साथ अच्छा था। इंडियन कंपनीज को अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। सरकार अपने हित मजबूत करना चाहती है, ट्रेड वगैरह चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से संबंध सुधरने में टाइम लगेगा। तो हमें लगता है कि यार वेस्ट में अफगानिस्तान के साथ तो हो,
ईरान के साथ दो, तो इंडिया का दिमाग वहाँ लगा हुआ है ना। अब उसमें हमको उनका पाकिस्तान के साथ में क्या चल रहा है वो चले तो चले, उसमें कोई ये नहीं है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आईनी जैसी जगहों से वेकेट करना एक ऐसे मेंटल सेटबैक की तरह ज़रूर लग सकता है, लेकिन ऐसे एक रियल टर्म्स में मुझे उतना बड़ा नुकसान लगता नहीं, क्योंकि हम बहुत इन्वेस्टेड नहीं थे उसमें इन्वेस्ट हमने बहुत किया, उस लेकिन सेंस हमने में पैसे। यूज़ नहीं किया। हाँ। तो आईनी के जाने का मतलब जो नुकसान है उसको मेरे हिसाब से तो ऐसे ही देखना चाहिए कि मतलब यू कैन वर्क अराउंड इट। हाँ, ये ज़रूर है कि अब सेंट्रल एशिया में आप ताजिकिस्तान या बाकी स्थान के साथ में क्या करोगे? क्या आपको चीन पर ध्यान रखने वाली एक लिसनिंग पोस्ट सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में कहीं चाहिए, किसी स्थान में चाहिए, उस पे आप क्या करोगे? उधर देखने के हिसाब से पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हिंदुस्तान के लिए नहीं है, मत ना सिक्योरिटी के हिसाब से, ना डिप्लोमेसी के हिसाब से, ना इकोनॉमिक उसके हिसाब से। अच्छा, मेरा एक और सवाल ये है कि चाइना और रशिया दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं। हुँ। क्या इन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट का कारण यही एक देश बन सकता है उनके लिए? स्टांस या ताजिकिस्तान स्पेसिफिक। ऐसे सीधा देखिए, हमको ये जानना पड़ेगा कि जैसे चीन ने क्या किया। चीन बहुत सारी चीज़ें यूएस से देख सीखता है ना। जैसे वो कहते हैं हम कम्युनिस्ट मुल्क हैं, लेकिन वो आज एक हाइपर कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो, है ना। मतलब एक बड़ी वियर्ड चीज़ है कि एशियन वैल्यूज़ हैं उनके पास में, जैसे इंडिया जैसी फैमिली और ये सारी चीज़ों पे मानते हैं, पर एकदम हार्डकोर कैपिटलिस्ट हो गए हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स में ध्यान दे रहे हैं। तो एक नायाब तरीके से उन्होंने काम किया है। यूएस ने भी क्या किया था, पूरी दुनिया पर इंपीरियलिज्म डालने के पहले, चाहे वो वाया कैपिटलिज्म हो या जो वॉर्स उन्होंने लड़ी, वियतनाम लड़ा, इधर गए उधर गए, उससे पहले उन्होंने अपने नेबर्स के साथ में चीज़ें ठीक की। जैसे यूएस के दो दो बड़े नेबर्स हैं, कनाडा ऊपर है, मेक्सिको नीचे है। उनके साथ में उनका कोई लैंड डिस्प्यूट नहीं है, उनके साथ में उनका कोई, अब वो ट्रम्प के आने के बाद में फेंटेनिल वगैरह की बातें हो रही, लेकिन वो एक वॉर पार्टीज नहीं है, वो दोनों आपस में, है ना, उलझे हुए नहीं है। तो चीन ने भी यही किया। चीन ने क्या किया, चीन ऐसे देशों को इरिटेट कर रहा है जिनको वो इरिटेट कर सकता है। साउथ चाइना सी में सिंगापुर वगैरह जितने आसियान देश हैं उनको तंग करो, क्योंकि कर सकते हो, आपका साइज बहुत बड़ा है। इंडिया से भी रिलेटिव साइज बड़ा है, तो इंडिया को भी तंग करो क्योंकि कर सकते हो। रूस को तंग करना मतलब एक टास्क हो सकता है, क्यों? क्योंकि उनके पास में, चलिए चीन के पास पॉपुलेशन है, लेकिन रूस के पास रिसोर्सेज बहुत हैं। तो उन्होंने क्या किया, रूस के साथ उन्होंने अपनी लैंड बॉर्डर्स वाले जितने सारे इश्यूज थे, ये उनके बीच में भी बाय द वे लैंड बॉर्डर्स को लेकर लड़ाई रही है चीन और रूस के बीच में। लेकिन उन्होंने समझौते, थोड़ा सा लड़के, थोड़ा सा झगड़ के, थोड़ा सा बैठ के आपसी उन्होंने जो लैंड इश्यूज हैं वो निपटा लिए हैं। अब वो क्या करते हैं कि अगर आप वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से देखो तो रूस भी एक दुश्मन है, चीन भी एक दुश्मन है। इन्होंने क्या किया, भाई दुश्मन को दुश्मन दोस्त बना लिया, मतलब है ना। रूस के पास में एनर्जी है ना, कोल है उनके पास में, ऑयल है, तो वो चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो उन्होंने पाइपलाइंस बना ली हैं, है ना। अब तो ये भी सुनने को आता है कि वो युआन में ट्रेड करते हैं, है ना, चाइनीज करेंसी में। तो किसी तीसरे देश के लिए क्या उनकी लड़ाई होगी, मतलब ऐसे मेरे लिए हाँ या ना दोनों कहना मुश्किल है। लेकिन हम इस बात को समझें कि सेंट्रल एशिया में जितना इंटरेस्टेड रूस है, उतना ही इंटरेस्टेड चीन भी है ना। अगर सेंट्रल एशिया के जो वो मैदान हैं, अगर वो एक ज़माने में रूस का बैकयार्ड थे, क्योंकि वो एक बहुत ताकतवर मुल्क था, आज की सच्चाई ये है कि चीन एक बहुत ताकतवर मुल्क है। तो वो भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को एक बैकयार्ड की तरह देखता है कि यहाँ मेरी चलनी चाहिए। इंडिया को लगता है ना कि अपना थोड़ा नेपाल अपना थोड़ा सुने, श्रीलंका, बांग्लादेश तो कायदे में रहे। वो चाइना को इन देशों के बारे में लगता है, रूस को भी लगता है। तो इसीलिए आप देखेंगे ये एससीओ है ना, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ उन्होंने चालू किए थे, या फिर जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये सीएसटीओ, इस तरह के उन्होंने बहुत सारे संगठन इन देशों के साथ में मिलकर बनाए हैं। और पहले ये प्रॉब्लम रही है, आज से 20-25 साल पहले ये प्रॉब्लम रही है कि सेंट्रल एशिया में एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन या एक वारलॉर्ड कहीं कोई घटना करके दूसरी जगह भागता था, तो उससे थोड़ा कन्फ्यूजन भी पैदा होता था कि कौन किसको तंग कर रहा है। तो इसी को कम करने के लिए उन्होंने अब बहुत सारे जिनको कहते हैं मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस बना लिए हैं, जिसमें ये सारे देश बैठ के डिस्कस करते हैं, थोड़ा ट्रेड डिस्कस करते हैं, थोड़ा मिलिट्री, थोड़ा सिक्योरिटी डिस्कस करते हैं। तो मैं से सीधी अभी कोई मुझे ऐसा नहीं नज़र आता कारण जिसके लिए
मतलब किसी भी स्थान के लिए चीन और रूस आपस में आगे आमने सामने हो जाए। अभी मुझे लगता है कि ये दोनों मिलके मतलब दे आर आफ्टर वेस्ट, तो बाद में कभी कुछ होगा तो उस बारे में बाद में ही मतलब बताया जा रशिया और चीन ने ऐसे किया हुआ है कि हम आपस में एक दूसरे को नहीं छेड़ेंगे और बना कर रखेंगे। कारण नहीं है ना। अभी हाँ, उनको आप देखिए, रूस का सबसे बड़ा कंपटीटर कौन है? यूएस। यूएस ही है चीन का सबसे बड़ा कंपटीटर कौन है? यूएस ही। यूएस। तो उनको आपस में लड़के तो उनको कोई फायदा ही नहीं है, वो आप तीसरी पार्टी को मजबूत करोगे। तो एक मेरा और सवाल है कि हम्म। ये मेरा खुद का ही है कि इंडिया के इतने ज़्यादा मिलिट्री बेसिस क्यों नहीं है? ऑपरेशनल कॉस्ट रीज़न? ये बिल्कुल, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो शायद हमको पहले डिस्कस करना चाहिए हुँ, था। देखिए, ओवरसीज मिलिट्री बेसेस ऐसा नहीं इंडिया के, बहुत सारे देशों के भी नहीं है, हुँ, है ना? एक सबसे बड़ा देश जो यूएस है, मिलिट्री पावर को जब आप देखोगे या मिलिट्री बजट को देखोगे, जो बाद की 10 कंट्री है उनको मिला के यूएस स्पेंड करता है। कंट्री के अंदर ही किसी मिलिट्री बेस को मेंटेन करना एक महारत काम होता है। हम दिल्ली एनसीआर में है ना? कैपिटल के बिल्कुल बगल में भारत का सबसे बड़ा बेस है, एयर बेस है हिंडन, है ना? आप हिंडन की कॉस्टिंग निकालोगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार इतना पैसा हम करते हैं क्यों? क्योंकि हमारी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरत है। अब आप हुँ, सोचिए हिंडन जैसी फैसिलिटीज़ और फॉर दैट मैटर छोटी फैसिलिटीज़, पूरा एक एयर स्ट्रिप, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, आपके ट्रेन पायलट्स, आपके एसेट्स, आपको आपके देश से बाहर रखने हैं। तो वो मतलब एक्सपोनेंशियली ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद में दिक्कत ये है कि अच्छा, किसी तीसरे देश में आप हो, आपके ट्रूप्स हैं वहाँ पे, आपका इक्विपमेंट है, जब सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है तब तक तो ठीक है। जब अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है हुँ, तो वो इंटरनेशनल इंसिडेंट होगा। तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो वन इज़ फाइनेंसेस, दूसरा आपके पास में वॉल्यूम ऑफ रिसोर्सेज कितने हैं, क्या आपके पास इतने स्क्वाड्रन्स, इतने पायलट्स हैं कि आप बाहर रख सको, और फिर अल्टीमेटली ये है कि मतलब इज़ इट वर्थ द रिस्क, मतलब है ना? उस स्पीड से जिस स्पीड से यूएस ने बनाए हैं। वो ऑलमोस्ट एक सदी से बना रहे हैं, तब उनके हुँ, 800 हुए हैं। 800 मिलिट्री बेस। और बहुत सारे बेसेस उनके कैसे हैं, बहुत सारे बेसेस उनके ऐसे हैं कि जो जहाँ वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में गए, हुँ, उन्होंने खाली नहीं किया। जैसे वो जापान पहुंचे थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, उन्होंने खाली नहीं किया। यूरोप में, जर्मनी में रैमस्टीन और ये सब सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वो लोग गए थे, वो कभी आए ही नहीं वापस। तो इस तरह से यूएस मिलिट्री प्रेजेंस कुछ तो बढ़ी, और कुछ फिर उन्होंने अपने थ्रेट्स को इमेजिन किया, उसके हिसाब से बनाए। इंडिया को कभी उस उतना हमारे पास में पैसा नहीं रहा, चाहे हमारे पे उतना खतरा रहा हो, है ना? और उतना उतना हाई वैल्यू रिस्क हम लेना भी नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं है, टाइम के साथ में इंडिया ने बढ़ाया है। मैं आप एक लिस्ट जो जिसकी मैं बात कर रहा था, वो मैं आपको दे भी देता हूँ कि इंडिया के पास में कहाँ-कहाँ है। इंडिया क्या करता है, एक आईनी और फारखोर पे हमने खूब बात की। इंडिया के लिए क्रिटिकल क्या चीज़ है आज की डेट में? इंडिया की एनर्जी सप्लाई आती है मिडल ईस्ट से, हुँ, आ रही थी। ये रूस के पहले मिडल ईस्ट से आता था। और मिडल ईस्ट से हमारा ट्रेड भी बहुत सुएज़ के रास्ते हमारा जाता है। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई थी पायरेट्स की। सोमालिया के पायरेट्स हुए, कुछ बाकी जगहों के हुए। फिर यमन में जब सिविल वॉर आया, है ना? हूती विद्रोही आए, तो हूती विद्रोहियों ने शिपिंग लाइन्स को टारगेट करना चालू किया। तो फिर इंडिया ने अपनी नेवल एसेट्स को डिप्लॉय किया। आज आप अगर वो जो गल्फ़ का पूरा एरिया, जो पर्शियन गल्फ़ वाला पूरा एरिया है, जो सुएज़ वाला एरिया, उसको आप देखोगे तो वहाँ पे बड़े देश हैं, हुँ, जैसे यूएस नेवी है वहाँ पे, वो अपने व्यापारिक हितों को देखती है। एक बड़ी प्रेज़ेंस इंडियन नेवी की है वहाँ पे। इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारे शिप्स जो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते हैं, उनको रेस्क्यू करने जनरली मतलब दूसरा-तीसरा केस आ ही जाता है जब इंडियन नेवी के इंडियन एसेट्स नेवी होते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि इंडियन नेवी के मतलब एक से ज़्यादा डिस्ट्रॉयर्स और पेट्रोल वेसल्स वहाँ पे परमानेंटली डिप्लॉयड रहते हैं। तो अब जब गल्फ़ में आप रहोगे तो बार-बार तो आप मुंबई आओगे नहीं, जहाँ पे हमारे वेस्टर्न कमांड का, या कारवार जाओगे नहीं कर्नाटका में, जहाँ पे हमारे पोर्ट्स हैं। तो फिर हमने क्या किया, कतर में एक लॉजिस्टिक्स हब, वहाँ मतलब उनका अपना बेस है, लेकिन हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है लॉजिस्टिक्स के लिए, हमारे शिप्स को पूरा वापस नहीं आना पड़ता। अगर नॉर्मल रिफ्यूलिंग है, छोटा-मोटा मेंटेनेंस है, वी कैन गो टू कतर। उसी तरह से ओमान में भी हमने लॉजिस्टिक्स की बात की हुई है। ये बायलैटरल डील्स हैं, है ना? कि हमारे नेवल एसेट्स जो परमानेंट, हमारे बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स हैं वहाँ पे, शिप पे ही होते हैं, हमारे शिप्स वहाँ पे हैं, तो वो रोटेशन में तो हिंदुस्तान वापस आते हैं, लेकिन जब तक डिप्लॉयमेंट है उनका 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसमें वो बार-बार मुंबई नहीं आते हैं, फिर हुँ, वो यहीं ओमान जाते हैं, कतर जाते हैं। उसके अलावा फिर ईरान में हमने पूरा पैसा लगा के चाबहार बनाया है। चावल ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है, लेकिन जिसका उसमें एक नेवल यूज़ का पोटेंशियल तो है, क्योंकि वो हुँ, आपने इतनी सारी फैसिलिटीज़ बना के रखी हैं। तो जहाँ एक नॉर्मल शिप डॉक हो सकता है, वहाँ नेवल शिप भी जा सकता है। ये है।
मॉरिशस में एक एयर स्ट्रिप इंडियन एयरफोर्स ने भी बनाई है, कहते हैं 3000 मीटर लंबी है ना। मेडागास्कर में एक लिसनिंग पोस्ट है। सेशल्स में कहते हैं कि इंडिया ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेकिन ये इन सारी जगहों के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस, है ना, ये ओमान और कतर वाले आपको मिल जाएंगे देखने को, है ना। जैसे या सिंगापुर में हमारा उनकी भी नेवी के साथ में है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट अगर हमें चाहिए और हम आसियान के अगर पास है तो हमको वापस वाइजैग या कोलकाता आने की ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ पे सिंगापुर में वी कैन रिफ्यूल। लेकिन जो ये मॉरिशस जैसी फैसिलिटी है या मेडागास्कर जैसी फैसिलिटी है, इनके बारे में ना गवर्नमेंट बात करती है ना इन देशों की गवर्नमेंट्स बात करती हैं। ये बहुत ही ऐसे टाइप लिप्ट रख के इन पे काम होता है। तो ये सारे मिलिट्री बेसिस हैं, बट स्टिल ये पूरा ये है ना, देखिए आपका वन आपके पास कितना ताकत है, कितना पैसा। पैसा है। दूसरा, आप अपनी ताकत को कितना प्रोजेक्ट करना चाहते हो, है ना। हिंदुस्तान अपनी ताकत को प्रोजेक्ट करना चाहता है, इसीलिए हम धीरे धीरे नेवी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चीन ताकत प्रोजेक्शन को लेके बहुत सीरियस है, तो वो अपनी नेवी को बहुत स्पीड से बिल्ड कर रहे हैं। तो फोर्स प्रोजेक्शन के लिए फॉरेन बेसिस काम आते हैं। तो जिसको जितना फोर्स प्रोजेक्ट करना होता है, जितना उसमें पैसा खर्च कर सकता है, उतने बेसिस होते हैं। तो ये मुझे लगता है सारी चीज़ें हो गई हैं। आईएनई एयरबेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, मिलिट्री बेसिस की इम्पोर्टेंस क्या क्या है, इंडिया के कितने बेसिस हैं ओवरसीज, उसके बारे में हमने सारी जो जानकारी है आपके सामने रखी डिस्कशन के जी। थ्रू। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके सामने अगले एपिसोड को लेकर जल्दी ही हाजिर होंगे। बाय बाय फ्रॉम रिया और निखिल।